हे एवरीवन, दिस इज़ राहुल राज। आज हम फिर से LLB पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के फर्स्ट पेपर मुस्लिम लॉ के अनदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकाह या जिसे हम लोग मुस्लिम मैरिज कहते हैं उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुस्लिम मैरिज के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ क्लास में प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट का भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, अगर इसे आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ना सिर्फ लॉन्ग आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, बल्कि क्लास में जब प्रेजेंटेशन का समय आता है तो भी आपके दिमाग में बहुत सारी पॉइंट्स होंगी जिससे कि आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लीगल राहुल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लॉ से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आइए अब देखते हैं। विवाह जो है वह मानव सभ्यता का आधार माना जाता है। निकाह एक अरेबिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस, मतलब पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस। देखिए, इस्लाम आने से पहले उस वक्त 4 प्रकार का विवाह प्रचलित था। उसमें से पहला विवाह जो कि आजकल के विवाह की तरह ही था, उसे छोड़कर बाकी का जो 3 विवाह था वह बेहतर कोटि का नहीं था। इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब ने बाकी के तीनों विवाहों को वर्जित कर दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब समाज की बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया है और विवाह में स्त्री के सहमति को आवश्यक कर दिया। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशंस देखते हैं। तो निकाह या मुस्लिम मैरिज का डिफिनेशंस मेनली 2 लोगों के द्वारा दिया हुआ है। पहला है हे दया और दूसरा है अब्दुर रहीम। तो हे दया का जो डिफिनेशन है उसमें कहा गया है कि विवाह जो है वो एक विधिक प्रक्रिया है, मतलब लीगल प्रोसीजर है। इसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम, बच्चों की उत्पत्ति पूरी तरह से वैध और मान्य है। अब अब्दुर रहीम साहब ने कहा है कि विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इबादत के, इसका मतलब है डिवोशनल एक्ट के, और मुआमलात के, मतलब सिविल एक्ट के। अब्दुर रहीम साहब का ये कहना पैगंबर साहब के एक स्टेटमेंट पर आधारित हो सकता है जिसमें पैगंबर साहब ने कहा था कि विवाह मेरी सुन्नत है, जो लोग इसको जीवन में नहीं अपनाते हैं वो मेरे अनुयायी नहीं है, मतलब फॉलोअर नहीं है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ विवाह किसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ विवाह स्त्री और पुरुष के बीच समागम को वैध बनाने, संतान की उत्पत्ति और समाज के हित के लिए किए जाने वाला वह कार्य है जो कि तत्काल रूप से प्रभावी होता है और एक व्यवहार संविदा माना जाता है, मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मुस्लिम मैरिज, कि मुस्लिम मैरिज के लिए क्या क्या चीज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। चूँकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही इसमें ज़रूरी है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजल को हम लोग इज्जत कहते हैं और एक्सेप्टेंस को कबूल कहते हैं। इसमें एक पक्षकार या एक पार्टी प्रस्ताव देता है और दूसरा पक्षकार उसे एक्सेप्ट करता है, मतलब कबूल करता है, तभी विवाह पूर्ण माना जाता है। और ये विवाह जब हो रहा हो, ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जब हो रहा हो, तब ज़रूरी है कि वहाँ पर 2 वयस्क गवाहों का होना अनिवार्य है। हम एक केस देखेंगे, रसीदा खातून वर्सेस SK इस्लाम। इसमें क्या हुआ कि एक पुरुष ने एक स्त्री को विवाह का आश्वासन दिया
उसके बाद उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कुछ समय पश्चात उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया और अब स्त्री पत्नी होने का दावा करने लगी। कोर्ट के सामने जब ये मामला गया तो उनके पास एक क्वेश्चन उठा कि क्या ये एक वैलिड मैरिज है। तो देखिए, उड़ीसा हाई कोर्ट ने मुल्ला साहब के बुक के एक पैरा का रेफरेंस लिया, जिसमें मुल्ला साहब ने लिखा था कि विवाह की वैधता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि एक व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति या एक स्त्री या उसकी तरफ से कोई अन्य स्त्री विवाह में मौजूद हो और जब प्रस्ताव दिया जा रहा हो दूसरे तरफ का पक्षकार प्रस्ताव कबूल करे, ये अत्यंत आवश्यक है। तो कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि इस विवाह में प्रपोजल तो दिया गया था मगर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, बल्कि विवाह करने का आश्वासन दिया गया था। तो ऐसे आश्वासन दे करके वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेने से किसी को भी किसी स्त्री को पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मुस्लिम मैरिज का दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस, मतलब जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो रहा हो तो दोनों पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, अभिकर्ता या वकील के सामने। अब तीसरा पॉइंट है वन मीटिंग, मतलब कि जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों पार्टी मौजूद हो, ये ज़रूरी है कि ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये एक ही मीटिंग में संपन्न हो जाए। रिक्वायरमेंट है विटनेस। अंडर सुन्नी लॉ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के समय दो पुरुष या एक पुरुष दो स्त्री होना ज़रूरी है जो दिमागी रूप से स्वस्थ हो, वयस्क हो और मुस्लिम हो। अगर उस वक्त सुन्नी लॉ के अंदर विटनेस अवेलेबल नहीं है तो मैरिज इर्रेगुलर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिया लॉ की। तो सिया लॉ के विवाह के समय विटनेस ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा, जब डिवोर्स होगा, तब विटनेस को रहना काफ़ी अनिवार्य है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा रिक्वायरमेंट है फ्री कंसेंट। जैसा कि ये एक व्यवहार संविदा है, इसी तरह से इसमें फ्री कंसेंट होना भी ज़रूरी है दोनों पार्टीज़ का। उन पर किसी भी प्रकार का विवाह के सहमति को लेकर के भय, दबाव या फ्रॉड किया जाना नहीं चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे लीगल डिसेबिलिटीज़ की। देखिए, कुछ ऐसे लीगल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके तहत विवाह करना वर्जित है। अब वैसे ही हम लोग लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लीगल डिसेबिलिटीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, दूसरा है रिलेटिव इनकैपेसिटी, तीसरा है प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी और चौथा है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी की। तो देखिए, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर कुछ ब्लड रिलेशंस आते हैं जिनके तहत विवाह करना वर्जित है, जैसे कि हो गया कॉन्सेगुनिटी या फिर हम लोग इसे कराबत कहते हैं, दूसरा एफिनिटी या मुशारत, तीसरा फॉस्ट्रेज या रिजा। अब दूसरा लीगल डिसेबिलिटी है रिलेटिव इनकैपेसिटी। देखिए, रिलेटिव इनकैपेसिटी में क्या होता है, विवाह तब तक अमान्य होता है या इनवैलिड होता है जब तक उसका कारण या काउज हो। एक बार कारण या काउज हट गया तो विवाह मान्य हो जाता है, जबकि एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में विवाह शून्य हो जाता है, मैरिज वॉइड हो जाता है और वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। एक व्यक्ति है, वह एक साथ 4 से ज़्यादा पत्नी नहीं रख सकता है। कब तक? जब तक वह अपने एक पत्नी को डिवोर्स नहीं दे देता है। एक बार वह अपने एक पत्नी को डिवोर्स दे दिया तो वो 5वां विवाह कर सकता है। अब इसके अंदर कुछ कैटेगरीज आते हैं रिलेटिव इनकैपेसिटी के अंदर। पहला है अनलॉफुल कंजंक्शन, दूसरा है पॉलीगैमी या बहुविवाह, हम लोग इसे जानते हैं, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, डिफरेंस ऑफ रिलीजन
और लास्ट में वुमेन इन इद्दत पीरियड, मतलब वैसी स्त्री जो इद्दत का पीरियड जिसका चल रहा हो। तो ये सब में से किसी भी पॉइंट का अगर वायलेशन होता है तो वो रिलेटिव इनकैपेसिटी में आ जाएगा। लीगल डिसेबिलिटीज़ है। प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी, देखिए प्रोहिबिटिव इनकैपेसिटी में 2 कंडीशंस बताए गए हैं जिसमें विवाह करना वर्जित है। पहला है दूसरे की पत्नी से विवाह करने पर रोक है, या विवाहिता स्त्री को दूसरे पुरुष से विवाह करने पर रोक है। दूसरा, मुस्लिम स्त्री को गैर मुस्लिम से विवाह करने पर रोक है। डायरेक्टरी इनकैपेसिटी, इसमें देखिए इसमें कुछ चीज़ें बताई गई जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी हो गया, उनसे वर्जित है विवाह करना, तीर्थ यात्रा के दौरान विवाह करना वर्जित है आदि। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वैलिड मैरिज क्या है। तो वैलिड मैरिज, हम लोग एक वैलिड मुस्लिम मैरिज जानेंगे कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कोई वैलिड मुस्लिम मैरिज है। उसके लिए ज़रूरी है ऐसा मैरिज जिसमें सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी गई हो। जो मैंने पहले जितनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बताई वो अगर पूरी कर दी गई है तो वो एक वैलिड मुस्लिम मैरिज है। दूसरा, दोनों पार्टीज़ के ऊपर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ हो। अगर रेस्ट्रिक्शन होगा तो वो मैरिज वैलिड नहीं हो सकता है। अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन का वायलेशन हो रहा है विवाह के वक्त तो विवाह या मैरिज वाइड हो जाएगा। अगर रिलेटिव प्रोहिबिशन का वायलेशन हो रहा है तो मैरिज इर्रेगुलर हो जाएगा। अंततः हम लोग ये कह सकते हैं कि विवाह पति और पत्नी के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का सृजन करता है। ऐसा विवाह पत्नी को मेहर, मेंटेनेंस, अपने पति के साथ मकान में रहने का अधिकार प्राप्त करवाता है और पत्नी को पति के प्रति श्रद्धा रखने, उसकी आज्ञा का पालन करने और वैवाहिक संबंध स्थापित करने तथा विवाह विच्छेद के दौरान, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के दौरान इद्दत का पालन करने का दायित्व देता है, मतलब लायबल करता है। यह पार्टीज़ के बीच, दोनों पक्षकार के बीच संबंध के डिग्रीज और इनहेरिटेंस के राइट्स को भी जन्म देता है। होप सो फ्रेंड्स, आपको मैंने जो भी मुस्लिम मैरिज के बारे में बताया हो वो आपको समझ में आ गया हो। अगर ये सारी बातों को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसे लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप प्रेजेंटेशन के दौरान अच्छी तरीके से डील करके बोल सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स था जो कि आपको दिमाग में हमेशा रखना है, एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।